हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो एक लंबे समय से हम हमेशा ये सुनते चले आ रहे थे कि ओजोन परत में गिरावट आ रही है। ओजोन की जो सांद्रता है हमारे वायुमंडल में वो कम हो रही है। उसमें प्रमुख रूप से अंटार्कटिका के क्षेत्र को वैज्ञानिकों ने चिन्हित किया, जहां पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन हाल ही में एक नई खबर सुनने को मिल रही है और एक सुखद खबर है, जिसके मुताबिक जो ओजोन की परत है उसमें अब सुधार होता जा रहा है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है इस पर ही आधारित है, हमारा फोकस इस पर रहेगा। जो टॉपिक है वह है ओजोन परत में कैसे हो रहा है सुधार। तब जो सुधार की बात की जा रही है, एक सवाल ये भी बन सकता है कि अगर उसमें क्षरण हो रहा था तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया कि इसमें अब सुधार होने लगा है। सुधार हो रहा है तो कितना सुधार हो रहा है, क्या पूरी तरह से ठीक हो गया है या अभी कुछ सुधार निम्न स्तर पर हुआ है, और पूरी तरह से ठीक फिर कब तक होगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाना भी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे। तो खबर आई है, गुड न्यूज, रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर अचीव सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स। डायमेंशन हमारे क्या रहने वाले हैं, कुछ और सवाल जो परीक्षाओं में दिखाई देते हैं, तो अभी हालिया जानकारी जो है वो ले लेंगे। फिर सवाल बनते हैं ओजोन से, ओजोन के डिप्लीशन के कारणों पर। ठीक, ओजोन है क्या, कहाँ पाई जाती है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्षरण का क्या कारण है, जो क्षरण हुआ था उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इससे जुड़े कौन कौन से उपाय, कौन कौन से कन्वेंशन या सम्मेलन हुए हैं, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स के स्तर पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स से कई सारे फैक्ट इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे उठा लिए जाते हैं और सवाल बन करके आपकी कॉपी में बैठ जाते हैं। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से जोड़ सकते हैं, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड, क्योंकि समझौतों की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ ही जाएगा, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी या जलवायु परिवर्तन इस खंड से जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करें। अभी हालिया जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक क्या पता चला है कि वायुमंडल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों की सांद्रता में गिरावट आई है। ठीक, और इस साल ये महत्वपूर्ण स्तर तक कम हो गए हैं। ठीक, और जो अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा सा ओजोन लेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी, वो पहले के मुकाबले अब कुछ कम हो गई है। ठीक, और इस साल उसमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। घोषणा हुई है 24 अगस्त 2022 को। NOAA एजेंसी का इसमें नाम महत्वपूर्ण है। ठीक, तो गिरावट आ रही है और कुछ गिरावट वैज्ञानिकों ने दर्ज कर ली है, ये हमें पता चल गया। अब NOAA का डेटा ये बताता है कि ओजोन में गिरावट तो आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जो अंटार्कटिका से अलग है, यानी कि मध्य अक्षांशों में पड़ते हैं, उनमें जो गिरावट है थोड़ी ज्यादा आई है। मतलब कि उन सब्सटेंसेस में, उन पदार्थों में जो ओजोन के विघटन को बढ़ाते हैं, उनमें गिरावट आ रही है। ठीक, तभी उनमें गिरावट आ रही है तो ओजोन की जो लेयर है ठीक हो रही है। अभी हम इस पर आगे बात भी करेंगे। ठीक, तो जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है, ये हरे रंग से आपको दिख रहा है, इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़ी धीमी गति से हो रहा है बाकी अक्षांश की तुलना में, मध्य अक्षांशों की तुलना में। ठीक, ये इसका डेटा बताता है। और जिस सुधार की हम बात कर रहे थे, किस गति से चल रहा है, तो 1980 का समय जो है इसको लेकर के हम की इंडिकेशन के रूप में देखते हैं, जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि जो ओजोन की परत है उसमें एक बड़ा क्षय देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से इसमें गिरावट दरअसल 1971 के बाद से ही आने लगी थी, लेकिन हमने इसको 1980 से जोड़कर देखा है, और फिर गिरावट आती रही और 1998 तक इसमें ठीक ठाक गिरावट आई, फिर थोड़ा सुधार, फिर गिरावट। और इस सुधार के पीछे जो कारण था वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको जानना भी जरूरी है। और फिर 2015, 2041 और फिर 2065 से 2070 तक अब ऐसा मानना है कि जो हम सुधार ला रहे हैं धीरे धीरे अपनी प्रक्रियाओं के जरिए, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के जरिए, उससे अभी सुधार होते होते 2065 से 2070 तक वापस से ओजोन की लेयर ठीक हो जाएगी। ठीक, ये हमारे आंकड़े बताते हैं। अब जो NOAA की बात की थी वो क्या है, उसका पूरा नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम क्या है, इसका काम है मौसम की भविष्यवाणी करना, समुद्री और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करना। तो 1980 के आसपास जब हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि जो ओजोन की परत है उसमें छिद्र हो रहा है, उसके बाद जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अंतर्गत इस तरह की एक एजेंसी का गठन किया गया ताकि इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और निगरानी रखी जा सके कि कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से वे पदार्थ हैं जो वायुमंडल में रिलीज हो रहे हैं और जा करके इस परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर बार बार एक शब्द का जिक्र हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, तो क्या उसमें कोई छेद हो गया है?
नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो जो लेयर है उसकी जो मोटाई थी वो मोटाई जो है घट गई है और बहुत पतली हो गई है। उसी को हम एक छिद्र के रूप में बात कर रहे हैं। उस लेयर के आसपास का जो स्थितियां हैं बहुत पतली हो गई हैं, गैसों की सांद्रता में गिरावट आ गई है। तो बात करें ओजोन है क्या, जिसकी हम बात इतनी देर से कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं ओजोन शब्द ऑक्सीजन से निकलता है, और ऑक्सीजन जिसको हम O2 कहते हैं, जब इसमें O2 को O3 कर देंगे यानी O प्लस O, तो ये बन जाएगा ओजोन का फॉर्मूला। यानी ऑक्सीजन के अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और जहरीली होती है, इसलिए ओजोन को जब हम देखेंगे तो दो तरह से दिखाई देगी, एक गुड ओजोन यानी अच्छी ओजोन और एक बैड ओजोन यानी बुरी ओजोन। तो जो ओजोन मनुष्य के सांस के जरिए मनुष्य के शरीर के भीतर जाएगी वो मनुष्य के लिए निश्चित तौर पर अच्छी नहीं कहलाएगी। ठीक, दूसरी ओजोन जो कि वायुमंडल की एक परत में मौजूद है, जिसका सीधा संबंध मनुष्यों से नहीं होता, सीधा वो मनुष्यों के फेफड़ों में नहीं जाती, उसको अच्छा कहेंगे। और अच्छा केवल इस सेंस में नहीं कि वो मनुष्यों के फेफड़ों में नहीं जा रही, बल्कि इसलिए भी कि वो जिस परत में मौजूद है वहां पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब भी कर रही है कुछ इस तरह से। तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको एब्जॉर्ब कर रही है, तो मनुष्य को उससे बचाव हो रहा है। अब एक सवाल ये आता है कि कहाँ पाई जाती है। ठीक, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि फैक्ट के रूप में तो पूछा ही जा सकता है कि वायुमंडल की जो विभिन्न परतें मौजूद हैं हमारे पृथ्वी के अंतर्गत, उसमें कहाँ पर ओजोन एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डेंस, हमको सबसे ज़्यादा घना वातावरण मिलेगा, जिसको हम ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, अब इसी क्षोभ मंडल में जो बलून देखते हैं, बलून उड़ते हैं, कुछ ऐसे प्लेन जो ग्लाइड करने जैसी स्थितियों के साथ चलते हैं वो दिखते हैं। फिर 13 किलोमीटर से और ऊपर 50 किलोमीटर तक जब जाएंगे तो फिर आएगा स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। अब इसी समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन की जो सबसे ज़्यादा घनी या फिर डेंस एक लेयर है उसको ही ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल के अंतर्गत और लगभग 90% ओजोन यहाँ पर मौजूद है। ठीक, इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो 50 से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ आएगा मध्यमंडल, उसके ऊपर 80 से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक बाह्य वायुमंडल और उसके ऊपर फिर बहिर्मंडल। ठीक, तो ये हुई इस लेयर से कुछ बेसिक जानकारी। अगर कभी वायुमंडल की इन परतों को लेकर के आवश्यकता पड़ी तो इसको लेकर एक अलग से सेशन भी करेंगे। अब ये जो मध्यमंडल की परत है, आपने देखा होगा कि जो उल्का पिंड आते हैं यहाँ पर ही इनमें आग लग जाती है, और ये है स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर वायुयान, फाइटर जेट वगैरह उड़ते हैं। ठीक, और यहाँ पर ही पाई जाती है ओजोन की लेयर। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कहाँ पाई जाती है। बात करें इसके निर्माण को लेकर के, तो निर्माण कैसे होता है ओजोन का। देखिए, हमने ये जान लिया कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक, इसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा O3। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद है, पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है या सूर्य का प्रकाश है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ऑक्सीजन को O2 को तोड़ देगा O और O में। ठीक, अब ये जो टूटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं यही आगे जाकर के दूसरे ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ मिलकर के O3 बना देंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि अब ये नहीं टूटेगा, अब ये भी आगे जाकर के टूट जाएगा और फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और फिर एक और ये मिल जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है तो तुरंत टूट भी जाते हैं इनके खंड, एक बहुत ही कम पावरफुल बॉन्ड से जुड़ता है तो अलग हो जाएगा। फिर ये आगे जाकर के किसी दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और फिर O3 बना लेगा। तो ये एक पूरा हम कहें ओजोन प्लस ऑक्सीजन की एक साइकिल है, ओजोन प्लस ऑक्सीजन चक्र है। ठीक है, तो यही बात जो हमने डिस्कस की यहाँ लिखी हुई है। मान लीजिए ऑक्सीजन, इसमें अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगी। ऑक्सीजन ये वाला फिर जो O है, सिंगल O, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा फिर O3 बना लेगा, और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए अब बढ़ें आगे। अब बात करें क्षरण के क्या कारण हैं।
अगर ऑक्सीजन वाली जो साइकिल है ठीक तरह से चल रही है तो फिर क्षरण क्यों होने लगा, क्यों दिखाई दिया? इसमें प्रमुख कारण है मानव द्वारा जो निर्मित गैसेस हैं या फिर मानव के द्वारा किया जाने वाला जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, जिसमें कई तरह की गैसेस मौजूद हैं, वो आगे जाकर के इसको क्षति पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है इसको देखें। तो पर्यावरण प्रदूषण और ओजोन क्षयकारी पदार्थ इस प्रदूषण में शामिल। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इसको बोलते हैं। तो ये कौन कौन से पदार्थ है? एक उदाहरण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी CFCs का। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे मेजर इम्पैक्टफुल चीज मानी गई है और इसी को फ्रियोन भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी लें तो अक्रिय अज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु से मिलकर बनती है और समताप मंडल में जाकर के ये क्लोरीन में विघटित हो जाती है। दो नाम आपको याद में रखने हैं, एक क्लोरीन और दूसरा ब्रोमीन। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण हैं जो कि ओजोन के क्षरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कई सारे स्प्रे कैन आपने देखे होंगे, ठीक, फ्रिज, AC, तो इस तरह की चीजों से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। अब इसका एक प्रक्रिया देखें। तो मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गई वायुमंडल में, समताप मंडल में पहुंच गई। अब जैसे ही इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, हीट वेव पड़ेगी, तो ये क्लोरीन और आगे अन्य अणुओं में टूट जाएगी। अब जैसे ही इससे क्लोरीन मुक्त होगी तो दूसरा अभिक्रिया हम देखेंगे कि क्लोरीन जाएगी और ओजोन से मिल करके एक और रिएक्शन करेगी और ClO यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देगी। ठीक, क्या बना देगी? अब हमें दिखाई देगा कि ओजोन यहां पर ब्रेक हो गई। ठीक, अब यही जो ClO यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, अब जैसे ही किसी दूसरे ऑक्सीजन के खाली मॉलिक्यूल से मिलेगी तो फिर जाकर के Cl में मुक्त हो जाएगी प्लस ऑक्सीजन बना देगी। फिर ये हर बार मुक्त होती रहेगी और इसी तरीके से ओजोन को ब्रेक करते करते पूरी की पूरी साइकिल को खराब कर देगी। तो आपको दिखाई देगा कि ऑक्सीजन और ओजोन वाला जो चक्र था, जिसमें दोनों एक दूसरे में टूट करके एक दूसरे का निर्माण कर रहे थे, वो यहाँ पर ब्रेक हो गया और क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर कोई और पदार्थ फिर इस तरीके से प्रतिक्रिया करके जो मुक्त ऑक्सीजन होते हैं O के फॉर्म में, ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं तो इनको खुद से जोड़ लेते हैं। ठीक, और फिर जो ओजोन बनने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये उस तरह के पदार्थ हैं जो ओजोन को विघटित करते हैं। ठीक, ये बड़े कारण है इसीलिए ओजोन के क्षरण में जो हमें देखने को मिल रहा है। कुछ यही नहीं है, कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सूची देकर के सवाल पूछा जा सकता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, इसके अलावा हेलोन्स, मेथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब कुछ ऐसे पदार्थों के नाम हैं जो इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं। चलिए, अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है? तो कई सारे प्रभाव जो सूर्य के विकिरण से या रेडिएशन से पड़ने वाले हैं मनुष्यों के, पौधों के और इस पूरे पर्यावरण पर दिखाई देते हैं। जैसे कि मनुष्य के स्तर पर देखें तो पहली बात तो यह है कि जो सतह है, सतह पर जो हमारे आसपास का वायुमंडल है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ने लग जाएंगी। ठीक, त्वचा में जलन, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, यानी कि स्किन से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। जो पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद जो रंध्र हैं उनसे ज़्यादा जल का वाष्पीकरण होने लगेगा। ठीक, मिट्टी की जो नमी है उसमें गिरावट आने लगेगी। इसके अलावा जो रंग मौजूद है हम आसपास देखते हैं, रंग बहुत हल्के पड़ने लगेंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से आने लगेगा। तो पृथ्वी के अंतर्गत जो एक जीवन का संतुलन है एक परत के द्वारा बनाया हुआ है, पृथ्वी में ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जो जीवन को पनपने में मदद करती हैं। तो ओजोन भी उनमें से ही एक है, उस सहायक के रूप में कार्य करती है जो जीवन को संभव बना रही है। जैसे ही प्रक्रिया बाधित होगी, तरह तरह के त्वचा से संबंधित रोग और एक और शब्द होता है म्यूटेशन, जो कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो म्यूटेशन जैसी स्थितियां भी पनपनी शुरू हो जाएंगी। अब इसकी रोकथाम के लिए जब 1980 में वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ आइडिया लगा, अंटार्कटिका में उन्होंने देखा एक बड़े होल को, तो फिर बैठक की गई देशों के स्तर पर कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो शुरुआती बैठक है वियना कन्वेंशन के नाम से, जो कि 22 मार्च 1985 को होती है और इस दिशा में प्रयास करने की बात करते हैं। फिर आगे चल करके दूसरी बैठक महत्वपूर्ण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक इसकी मानी गई है।
अगर पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन से, तो एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जिसमें लगभग 100 मानव निर्मित जो रसायन है उनके उत्पादन और उनके कंजम्पशन पर नियंत्रण करने की बात की गई है। चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, उन दोनों के ही स्तर पर अब ऐसे रसायनों के निर्माण और उनके प्रयोग पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात है, या फिर उसको प्रबंधित करने की बात है। प्रबंधित भी कैसे? साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, ठीक, यानी कि विकासशील देश और विकसित देश दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो इसमें ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो भी है, हमने अभी पीछे बात की, इनके उत्पादन पर नियंत्रण होगा, कितना उत्पादन होना है, कितना इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, किस तरह से इनको उपयोग किया जा रहा है, ये सभी देशों के स्तर पर जिम्मेदारी होगी, इनको ट्रैक किया जाएगा। इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर हुए और सभी संयुक्त राष्ट्र के 198 देशों ने, सदस्य देशों ने इसको अनुसमर्थित यानी रेटिफाई कर दिया है। ये बड़ी बात है। उसके बाद हुआ महत्वपूर्ण किगाली समझौता अक्टूबर 2016 का। तो ये नाम इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि ओजोन की जो डिप्लीशन है उससे संबंधित ये 3 नाम महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। चलिए, तो इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ओजोन लेयर से संबंधित हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ओजोन लेयर में सुधार हमें दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में ये और बेहतर होगा। तो बढ़ते जलवायु परिवर्तन और विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अच्छी खबर हमें इस दिशा में और प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम लोगों द्वारा यानी कि सभी देशों द्वारा किए गए जो समझौते हैं उनका एक सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा भी एक मोटिवेशन अंदर से आता है, ताकि आने वाले समय में हमें विश्व ओजोन दिवस को ना मनाना पड़े या फिर इतनी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता ही ना पड़े, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। हालांकि उसके बाद भी दिवस को मनाना इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां फिर इस बात को याद रखें। तो बढ़े सवाल की तरफ। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जिसमें केवल प्राकृतिक कारणों से गिरावट आ रही है। दूसरा स्टेटमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जिसे सभी 198 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन दिया गया है। आगे उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।